आज की वीडियो में मैं आपके समक्ष लेके आई हूँ फेलुदा सीरीज़ की अगली कहानी द बैंडिट्स ऑफ बॉम्बे। तो शुरू करते हैं इस कहानी का एक्सप्लेनेशन मेरी यानी गरिमा की आवाज़ में। फेलुदा बाबू से मिलने के लिए आते हैं लाल मोहन बाबू और बहुत ही खुश हैं। वो मिठाई का डिब्बा अपने साथ लेकर आए हैं क्योंकि उनकी लिखी जो किताब थी द बैंडिट्स ऑफ बॉम्बे उसके ऊपर एक मूवी बनने जा रही है। और इसके लिए उस जो मूवी के प्रोड्यूसर हैं, डायरेक्टर हैं, उन्होंने 10,000 रुपये ऑफ़र किए हैं लाल मोहन बाबू को। ये काफ़ी बड़ी रकम है उस ज़माने के हिसाब से। फेलुदा ये सुनते हैं तो बहुत खुश होते हैं और वो उनकी जो मिठाई लेकर आए थे लाल मोहन बाबू, उसमें ख़ास तरह की डायमंडा मिठाई थी जो डायमंड के आकार की होती है। और सब बहुत चाव से ये मिठाई खाते हैं। तोपशे जब हमें ये कहानी सुना रहा है तो वो भी बहुत खुश है क्योंकि उसकी खुशी का कारण एक और भी है कि लाल मोहन बाबू के साथ इस जो मूवी बनने जा रही है उनकी बुक के ऊपर, उसका नाम है जट बहादुर, उसकी शूटिंग देखने के लिए इन लोग को इनविटेशन आई है। तो लाल मोहन बाबू कहते हैं क्योंकि फेलुदा ने बहुत मदद की है उनकी इस कहानी को लिखने में, इसीलिए सारे मिलके बॉम्बे घूमने जाएंगे और सारा खर्चा लाल मोहन बाबू ही उठाएंगे। लाल मोहन बाबू से मिलने के लिए एक और इंसान आता है जब वो अकेले होते हैं, जो अपना नाम बताता है वीरेंद्र सान्याल। दरअसल वो भी जो उनकी बुक है द बैंडिट्स ऑफ बॉम्बे उसके ऊपर एक मूवी बनाना चाहता है। लेकिन जब बताते हैं उनको लाल मोहन बाबू की उस पे तो ऑलरेडी वो अपनी मूवी किसी को दे चुके हैं, तो वो बहुत ही उदास हो जाते हैं मिस्टर सान्याल जो होते हैं और कहते हैं लाल मोहन बाबू से कि अगर वो इन फ्यूचर कोई भी किताब लिखेंगे तो उनसे भी ज़रूर कांटेक्ट करें क्योंकि वो भी एक मूवी मेकर हैं। वीरेंद्र सान्याल एक छोटी सी रिक्वेस्ट भी करते हैं लाल मोहन बाबू से कि जिस दिन वो मुंबई जा रहे हैं तो एक आदमी है उनका, वो उन्हें एक किताब देगा और उस किताब को उन्हें सिर्फ जाके मुंबई में एक मीन्स उनका दूसरा आदमी आएगा उन्हें ट्रांसफ़र कर देनी है। तो लाल मोहन बाबू सोचते हैं कि ये तो बहुत अच्छी बात है और उनको ये भी लगता है कि इन फ्यूचर वीरेंद्र सान्याल जो हैं शायद उनके लिए हेल्पफुल हों क्योंकि वो भी मूवी बनाते हैं और उनकी लिखी किताबें मुँह मांगी कीमत पे बिक जाया करेंगी। अब जो कहानी लिखी है लाल मोहन बाबू में, इसमें एक बड़ी अटपटी सी चीज़ है। दरअसल वो कभी मुंबई गए तो है नहीं। उन्होंने सिर्फ कुछ किताबों जैसे गाइड टू इंडिया की मदद से और फेलुदा की मदद से ये कहानी लिखी है। तो उन्होंने एक बिल्डिंग है जिसमें उन्होंने मूवी ऐसा दिखाया है इस किताब में कि वो बिल्डिंग जो है वो शिवाजी के नाम पर है और 33 फ्लोर्स की बिल्डिंग है, उसका नाम शिवाजी कैसल रखा था उन्होंने। और वो बताते हैं कि जो स्मगलर है वो उसी बिल्डिंग में रहता है। और जब ये ऐसा होता है बाय कोइंसिडेंस कि सचमुच में शिवाजी कैसल नाम की एक बिल्डिंग है मुंबई में जो काफ़ी ऊंची है। और ये डायरेक्टर बताते हैं उनको कि उनके जो प्रोड्यूसर हैं मिस्टर गोरे, वो उसी बिल्डिंग के 12th फ्लोर पे रहते हैं और उनको ये बात अच्छी नहीं लग रही कि किताब में ऐसा क्यों लिखा गया है कि उस बिल्डिंग में स्मगलर रहता है। इसीलिए वो रिक्वेस्ट करते हैं लाल मोहन बाबू से कि इस जो बिल्डिंग का नाम है वो शिवाजी कैसल से बदल के वो कुछ और रखेंगे। तो फेलुदा कहते हैं कि और क्या क्या बदलाव कर दिए उन्होंने किताब में। उन्होंने कुंफू भी रखा है किताब में। कह रहे कुंफू तो नहीं हटा दिया। तो लाल मोहन बाबू कहते हैं कि नहीं नहीं, कुंफू नहीं हटाया। दरअसल एक मूवी आई थी एंटर द ड्रैगन, जब ये लोग सब गए थे वो देखने के लिए मूवी, तो कुंफू से ये लोग बहुत ज़्यादा इंस्पायर्ड हो गए थे और इसी इंस्पिरेशन को लाल मोहन बाबू ने अपनी किताब में शामिल कर दिया। ये जो किताब है इनकी द बैंडिट्स ऑफ बॉम्बे, इन्होंने डबल रोल का सहारा लिया है। फेलुदा ने ही इनको आइडिया दिया था कि अगर तुम डबल रोल को लाओगे अपनी किताब में तो बहुत ही हिट होगा और जब मूवी बनेगी तो इसमें तरह तरह के गाने होने चाहिए, एक भक्ति का गाना भी होना चाहिए और कुछ अच्छे सीक्वेंस होने चाहिए जो मूवी को एंटरटेनिंग बनाए। 3 घंटे अच्छा मसाला जब सर्व होगा तभी मूवी अच्छी बनेगी और हिट रहेगी। अब वो दिन आ जाता है जब इन सबको मुंबई जाना है और लाल मोहन बाबू के हाथ में वो पैकेट है जो उन्हें वीरेंद्र सान्याल ने दिया है, जो उन्हें किसी फ्रेंड को वीरेंद्र सान्याल के देना है, जो उन्हें मुंबई के एयरपोर्ट पे मिलेगा। कहते हैं उनसे फेलुदा कि तुम्हें मालूम है इस पैकेट के अंदर क्या है? तो वो बोलते हैं कि हाँ, इसमें कोई किताब है। फेलुदा कहते हैं कि इस तरह से कोई भी सील्ड पैकेट नहीं लेके जाना चाहिए। दरअसल उस समय एयरपोर्ट्स पे उतनी ज़्यादा चेकिंग नहीं होती थी, शायद स्कैनिंग भी नहीं होती होगी कि मालूम पड़ जाए कि पैकेट्स में क्या है। और इस तरह से काफ़ी स्मगलिंग भी होती थी, कभी जाने कभी अनजाने लोग स्मगलिंग कर देते थे।
लेकिन वो कहते हैं लाल मोहन बाबू कि उन्हें पूरा भरोसा है वीरेंद्र सान्याल पे और वो कुछ भी ऐसा गलत काम उनके साथ नहीं करेंगे। सारे जाते हैं, प्लेन से बहुत खुशी-खुशी पहुँचते हैं। सांता क्रूज़ में जो एयरपोर्ट है मुंबई में, वहाँ उतरते हैं और एक आदमी रेड शर्ट पहन के उन्हें मिलता है लाल मोहन बाबू को। लाल मोहन बाबू वो किताब का पैकेट उस आदमी को दे देते हैं। लेकिन फेलुदा की जो आँखें थीं वो सब भी देख लेती थीं जो आम आदमी नहीं देख पाता, ख़ास करके तोपसे और लाल बाबू तो बिल्कुल भी वो चीज़ें नहीं देख पाते। जब ये लोग बाहर निकलते हैं तो इन्हें उस होटल में जाना है जहाँ ये रुके हैं, लेकिन फेलुदा कहते हैं कि वो जो एक टैक्सी जा रही है आगे, अपने ड्राइवर से कहते हैं कि जो टैक्सी जा रही है आगे उसका तुम पीछा करो। उस टैक्सी में वही लाल शर्ट वाला आदमी बैठा है जिससे वो पैकेट जिसको दिया है लाल मोहन बाबू ने। लाल मोहन बाबू कहते हैं कि क्या मैंने कुछ गलत किया है? क्या वो आदमी आपको कुछ आपत्तिजनक लग रहा है? तो कहते हैं कि फेलुदा तुमने ध्यान से देखा नहीं। जब उसने वो पैकेट लिया फिर वो बाहर जाके एक एम्बेसडर गाड़ी में बैठा, लेकिन वो गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही थी। तो वो खूब ड्राइवर पे गुस्साने लगा और उसने तुरंत जाके कैब बुक की। लाल मोहन बाबू कहते हैं कि इससे तो यही प्रूव होता है कि वो आदमी बहुत हड़बड़ी में था। तो फेलुदा कहते हैं आखिर एक किताब को डिलीवर करने के लिए ऐसी हड़बड़ी क्यों? इसका मतलब शायद उसमें कुछ गड़बड़ होगा। और ये लोग देख के चौंक जाते हैं कि वो जो रेड शर्ट वाला आदमी था उसकी टैक्सी कहाँ रुकती है। वही शिवाजी कैसल वाली बिल्डिंग के नीचे रुकती है। ये देख के लाल मोहन बाबू को बहुत आश्चर्य होता है। वो आदमी उतरता है और बिल्डिंग के अंदर चला जाता है। ये सारे बिल्डिंग के बाहर छुपे होते हैं और फेलुदा कहते हैं कि देखो मैं भी 2 मिनट में अंदर से आता हूँ। 3 साढ़े 3 मिनट में फेलुदा वापस आते हैं और कहते हैं लाल मोहन बाबू से कि जो आपका पैकेट था बुक वाला वो 18th फ्लोर पे गया है, जो 18th फ्लोर पे जो भी रहता हो। तो लाल मोहन बाबू कहते हैं कि आप इतनी जल्दी 18वीं मंजिल तक कैसे हो आए? फेलुदा कहते हैं कि अरे थोड़ा कॉमन सेंस भी यूज़ किया करो। जब लिफ्ट स्टार्ट हुई तो उसमें 18 नंबर दिखाई दिया, जिससे मालूम पड़ गया कि वो 18th फ्लोर पे वो बुक गई है। खैर ये सब चले आते हैं, अपने होटल में रुक जाते हैं। इनकी मुलाकात वहाँ पर उसी प्रोड्यूसर से होती है, पुलक बाबू से, जो इनकी बुक पर वो मूवी बनाने वाले हैं। पुलक बाबू से इनकी बातचीत होती है और अगले दिन पुलक बाबू कहते हैं कि वो उन लोग के यहाँ लंच लेने के लिए आएँ और बताते हैं पुलक बाबू कि थाने से लोनावला के बीच में जो जगह है, जो रेलवे की लाइन है, उसी पर जो इस फ़िल्म के जो क्लाइमैक्स शूट होना है, वो वहीं पे शूट होगा और इनवाइट करते हैं। 4 दिन तक वो क्लाइमैक्स शूट किया जाएगा। कहते हैं कि आप सब लोग आइए वो क्लाइमैक्स देखने के लिए और रेलवे का जो डिपार्टमेंट है उससे इन लोग एक ट्रेन भी अरेंज करवा रहे हैं। उसमें फर्स्ट क्लास का एक डिब्बा होगा। उस कहते हैं फेलुदा से कि आपको उसी डिब्बे में बैठ के आना है। अगले दिन जब ये सब पहुँचते हैं फिर से मिलने पुलक बाबू से, तब उनको जो लाल मोहन बाबू थे ये बहुत ही इंटरेस्टिंग वे में बताते हैं कि कैसे इन लोग शिवाजी कैसल पहुँच गए थे और फेलुदा ने पता लगा लिया था कि 18th फ्लोर पे वो बुक डिलीवर हुई है। तब वो जो थे पुलक बाबू वो चौंक जाते हैं। वो कहते हैं कि अच्छा, फिर वो हादसा उस समय नहीं हुआ होगा। तो पूछते हैं लाल मोहन बाबू कि कैसा हादसा? कहते हैं कि वहाँ तो एक मर्डर हुआ है। सब चौंक जाते हैं सुन के कि मर्डर हुआ है? बोलते हैं हाँ, लिफ्ट में वहाँ पर लगभग 2:30 बजे के पास में एक मर्डर हुआ है और जो सीसीटीवी कैमरे तो नहीं होंगे उस समय, मीन्स गार्ड ने ही बताया होगा कि किस तरह के वेशभूषा में वहाँ पर लोग आए थे उसके आगे पीछे। तो फेलुदा जो थे वो भी वहाँ पर गए थे बिल्डिंग में, तो उनकी जो वेशभूषा थी कि कैसे उन्होंने बैग लिया था, कैसे ड्रेसअप थे, ये सब भी बताया था वहाँ के जो गार्ड थे और ये हर पेपर में बात छपी है। जब ये लोग शाम को घूमने जाते हैं समुद्र के किनारे, तो वहाँ जब पेपर पढ़ रहा होता आदमी, लाल मोहन बाबू की नज़र पड़ती है, फेलुदा न्यूज़ देखते हैं। उस जो हत्या हुई है उस शिवाजी कैसल में, उसकी खबर हर न्यूज़पेपर में छपी है और सिर्फ इतना ही नहीं, उसमें ये भी छिपा है कि लिफ्ट में जहाँ पे वो लाश पड़ी थी वहीं पर एक कवर जैसे होता है ना, कि जो कवर जैसे बुक के ऊपर जो कवर लगा के दिया होगा, जिस पैकेट में बुक दी होगी उसका कवर वहाँ पे पड़ा हुआ था और उस पे मिस्टर गांगुली लिखा हुआ था और ये भी लिखा था कि उनका हुलिया कैसा होगा, कि उनकी घनी मूंछें हैं, वो नाटे कद के सांवले आदमी हैं। अब ये बात जब सुनते हैं लाल मोहन बाबू की, उनकी जो हुलिया है और उनका नाम पेपर में छपा है कि जहाँ लाश मिली है वहाँ पर किसी जिल्द का, मीन्स किसी कवर का जिक्र है,
तो इनके तो होश उड़ जाते हैं। जल्दी जल्दी उस पेपर को फाड़ने लगते हैं और कहते हैं मैं अपनी मूछें कटवा लूँगा, क्योंकि उनको पूरा शक हो जाता है कि ज़रूर पुलिस उन्हें पकड़ लेगी और शायद फांसी पे ही क्यों ना चढ़ा दे। फेलुदा कहते हैं कि इस तरह से डरने की कोई बात नहीं है, आपने तो सिर्फ एक बुक दी थी, आपका कोई भी हाथ नहीं है उस मर्डर में, इसीलिए घबराने से कुछ भी नहीं होगा और वो नर्वस ना हो अगर वो अपनी मूछ कटवा लेंगे। हर आदमी लगभग इस तरह की कत्ल की जो खबरें होता है वो ज़रूर पढ़ता है। अगर वो अपनी मूछ कटवा लेंगे तब तो होटल वालों को ज़रूर शक हो जाएगा कि यही मिस्टर गांगुली तो नहीं है जिनकी घनी मूछें थी, उन्होंने अब मूछें कटवा ली हैं। फेलुदा के बहुत समझाने पे वो काफ़ी शांत हो जाते हैं और अगले ही दिन पुलिस इंस्पेक्टर फेलुदा लोग से मिलने आ जाते हैं। मिस्टर गांगुली जो बहुत ही ज़्यादा नर्वस थे, पुलिस इंस्पेक्टर बातें करके उन्हें काफ़ी चैन पड़ता है, क्योंकि पुलिस जो है वो अपना इन्वेस्टिगेशन सही लाइन पे लेके चल रही है और उन्हें मिस्टर गांगुली पे मीन्स लाल मोहन बाबू पे बिल्कुल भी शक नहीं है। वो जानती हैं कि लाल मोहन बाबू ने सिर्फ एक किताब डिलीवर की थी उस आदमी को, और जो लाल शर्ट वाला आदमी था जिसे किताब डिलीवर की गई थी उसका कत्ल नहीं हुआ था, कत्ल तो किसी और ही आदमी का हुआ है। पुलिस इंस्पेक्टर बताते हैं फेलुदा को कि जिस आदमी का कत्ल हुआ है उसका नाम मंगल राम सेठी है और वो एक स्मगलर रह चुका है। और ये भी समझते हैं लाल मोहन बाबू की जाने अनजाने शायद उन्होंने स्मगलिंग में उनका हाथ आ चुका है, मीन्स अनजाने में ही उन्होंने शायद किसी चीज़ की स्मगलिंग कर दी है। इंस्पेक्टर साहब ये भी बताते हैं फेलुदा को कि काठमांडू के एक नाना साहब हैं, उनका हार जो है वो चोरी हुआ है और पुलिस को पूरा शक है कि कहीं ना कहीं से वो हार जो है वो स्मगल किया जाएगा और उन लोग की बहुत पैनी निगाह है इन सब स्मगलिंग के जितने भी रैकेट्स इस समय चल रहे हैं उनके ऊपर। खैर कहानी आगे बढ़ती है और ये जो होते हैं फेलुदा, तोपशे और लाल मोहन बाबू, ये जो उनके डायरेक्टर हैं, उनके घर पे खाना खाने जाते हैं। तो जिस टैक्सी से ये लोग जाते हैं उसमें एक खास तरह की सेंट की या इत्र की महक होती है जिसका नाम था गुलबहार सेंट। अब इस गुलबहार सेंट की बड़ी इंपॉर्टेंस है इस कहानी में, क्योंकि जब ये जो वीरेंद्र सान्याल थे ये जब मिलने आए थे इनसे लाल मोहन बाबू से, तब भी इनको बहुत तेज गुलबहार सेंट की महक आई थी। यहाँ तक कि उस बुक का पैकेट जो उन्होंने दिया था डिलीवर करने के लिए लाल मोहन बाबू का, उस पैकेट तक से बहुत तेज़ गुलबहार सेंट की महक आती थी और आज जिस टैक्सी से ये लोग आए हैं उसमें भी उसी की महक आ रही है। लाल मोहन बाबू को लगता है कि शायद ड्राइवर जो है वो बड़ा स्टाइलिश है, शायद वो भी सेंट लगाता हो, लेकिन फेलुदा को इस सेंट के बारे में कुछ ना कुछ दिमाग में चल रहा है कि खास करके बार बार उन्हें ऐसी इतनी तेज़ इत्र की महक से सामना क्यों हो रहा है। खैर ये लोग पुलक बाबू के यहाँ जाते हैं। पुलक बाबू का जो घर है बहुत ही सुंदर है, बहुत बड़ा है, काफ़ी महंगे सामान सजाए गए हैं उनमें, और पुलक बाबू जो हैं वो लाल मोहन बाबू को पूरे 10,000 रुपये देते हैं। लाल मोहन बाबू बहुत खुश होते हैं और जब ये लोग लौट रहे होते हैं लिफ्ट से तो उस लिफ्ट में फिर से उसी गुलबहार सेंट की महक होती है, जैसे कोई इन लोग का पीछा कर रहा है। लेकिन कौन पीछा कर रहा है ये अभी तक फेलुदा लोग को पता नहीं चलता। अब कहानी में कई बार लाल मोहन बाबू को फेलुदा से डांट भी पड़ती है कि क्यों उन्होंने इस तरह से बुक डिलीवर की जब जानते नहीं थे ठीक से वीरेंद्र सान्याल को। लेकिन हमारे जो लाल मोहन बाबू हैं वो भी एब्सेंट माइंडेड है, कुछ ना कुछ तो गड़बड़ी ये करते ही हैं। जब ये अपना सामान चेक कर रहे होते हैं होटल में आके, तब ये बताते हैं फेलुदा को कि दरअसल गलती से उन्होंने गलत पैकेट उस लाल शर्ट वाले आदमी को दे दिया था। उन्होंने गलती से जो बुक उन्होंने लिखी थी द बैंडिट्स ऑफ बॉम्बे, उसकी कॉपी दे दी लाल शर्ट वाले आदमी को उस पैकेट में रखकर जो वीरेंद्र सान्याल ने उन्हें दिया था। और वीरेंद्र सान्याल की जो बुक थी वो तो अभी भी उनके बैग में ही पड़ी हुई है। वो किताब निकालते हैं लाल मोहन बाबू, उस किताब का नाम था द लाइफ डिवाइन, और कहते हैं फेलुदा से कि देखिए फेलुदा किस तरह की ख़राब बाइंडिंग की गई है इस किताब में। इस किताब के लगभग 20-25 पन्ने तो आपस में चिपके हुए हैं, भला कोई बाइंडर इतनी बड़ी गलती कैसे कर सकता है। अब फेलुदा के तो कान खड़े हो जाते हैं, वो समझ जाते हैं कि बहुत बड़ा लूप होल है, गलत बुक डिलीवर हुई है, एक कत्ल हुआ है और आखिर जो बुक डिलीवर होनी थी उसके इतने पन्ने क्यों चिपकाए गए हैं। खैर वो दिन पास आ जाता है जब लोनावला में जाकर इन लोगों को उस फिल्म का क्लाइमैक्स जो शूट हो रहा है वो देखना है। 4 दिन तक वो क्लाइमैक्स शूट होगा और उसमें कई बॉडी डबल और जो वहाँ पे होते हैं आर्टिस्ट
जैसे कुंफू वाले आर्टिस्ट हैं, ये सब पार्टिसिपेट कर रहे हैं। बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है और एक-एक दिन की शूटिंग में उस ज़माने के हिसाब से 30-30 हज़ार रुपए खर्च होते थे। इसीलिए शूटिंग का सक्सेसफुल होना बहुत ज़रूरी था। जब पहुँचते हैं फेलुदा वहाँ पे, तो वहाँ बिल्कुल मेले जैसा माहौल होता है। शूटिंग पे इतने लोग आए थे, इतने घोड़े आए थे, क्योंकि ये फ़िल्म जो थी वो डाकुओं के ऊपर थी। तो सारे डाकू जो थे वो घोड़े पे बैठेंगे और पहाड़ी से उतरेंगे, बीच से ट्रेन जाएगी। बिल्कुल शोले जैसी मूवी का सीक्वेंस है जो यहाँ पर फ़िल्माया जाना है। कार पे बैठे चलेगा जो हीरो है, और उसका डुप्लीकेट जो है वो ट्रेन में है, वो डाकू बन चुका है। मीन्स काफ़ी इंटरेस्टिंग कहानी थी जो लिखी थी लाल मोहन बाबू में। तो यहाँ पे जो फर्स्ट क्लास का एक डिब्बा था जिसमें फेलुदा को बताया गया था कि एक फर्स्ट क्लास का डिब्बा होगा, आप लोग को उसी में बैठना है। तो फेलुदा जाके उसमें बैठ जाते हैं और आश्चर्य की बात ये थी कि वो जो बैग था लाल मोहन बाबू का जिसमें वो बुक थी द लाइफ डिवाइन, वो भी फेलुदा अपने साथ लेकर आए थे। और साथ ही फेलुदा लेकर आए थे एक गन जो उन्होंने अपने कोट के दाहिनी जेब में छुपा के रखी थी। लेकिन उनके लेफ्ट पॉकेट में क्या था ये तो एक राज की बात है जो आगे खुलेगी। खैर ट्रेन चल देती है और ट्रेन की कुछ दूर चलने पे शूटिंग शुरू ही हुई होती है। इन लोग को मज़ा आ ही रहा होता है, कैसे कैमरे सेट किए गए हैं, कैसे सब शूटिंग स्लो रोल में की जा रही है। बाद में उसको फास्ट कर दिया जाएगा जिससे सारा सीक्वेंस काफ़ी स्पीड अप हो जाएगा। लेकिन तभी वो लाल शर्ट वाला आदमी जिसको इसने बुक डिलीवर की थी, गलत बुक डिलीवर की थी लाल मोहन बाबू ने, वो अचानक से कंपार्टमेंट में आ जाता है और वो एक दरवाज़ा खोलता है और दरवाजे के पीछे से निकलते हैं वीरेंद्र सान्याल और उनकी इत्र की वो तेज़ महक गुलबहार इत्र जो लगाते थे सबके नाक में भर जाती है। वीरेंद्र सान्याल कहते हैं कि तुम बैग तो लेकर आए हो यहाँ पर लाल मोहन बाबू, अब उसमें से वो सामान भी मेरा वापस करो जो सामान तुम लेके उस दिन रफू चक्कर हो गए थे। वो उस किताब की बात कर रहे हैं द लाइफ डिवाइन की। लाल मोहन बाबू अभी तक नहीं समझ पा रहे थे कि आखिर 100-200 की किताब के लिए इतना क्यों परेशान है वीरेंद्र सान्याल, जबकि फेलुदा सारा मामला समझ चुके थे। लाल मोहन बाबू वो किताब निकालते हैं बैग से और दे देते हैं वीरेंद्र सान्याल को। वीरेंद्र सान्याल उस बुक को खोलते हैं, उसमें पन्ने अभी भी चिपके हुए हैं। वो तेज़ी से उन पन्नों को फाड़ देते हैं और जब फाड़ते हैं तो लाल मोहन बाबू की आंखें फटी रह जाती हैं, क्योंकि वो सारी जो बुक के पेजेस चिपके हुए थे दरअसल उन पेजेस को बीच से काट के उसमें एक जगह बनाई गई थी। लेकिन जब पलटते हैं वीरेंद्र सान्याल उसके कंटेंट को जो उसके अंदर होता है तो वो देख के चौंक जाते हैं, क्योंकि उसमें जले हुए सिगरेट के टुकड़े, माचिस के टुकड़े और सिगरेट की ऐश होती है। ये देख के फेलुदा की हंसी छूट जाती है। वो कहते हैं वीरेंद्र सान्याल से कि इतना अच्छा एस्ट्रे उन्होंने कभी यूज़ नहीं किया था और उन्होंने किताब के अंदर बने इस एस्ट्रे को अच्छे से यूज़ किया है। वीरेंद्र सान्याल फेलुदा से कहते हैं कि ज़्यादा स्मार्ट बनने की कोशिश मत करो। वो बंदूक तान देते हैं फेलुदा के ऊपर और कहते हैं कि चुपचाप से वो सामान मुझे वापस कर दो जो इस बुक के अंदर था, नहीं तो मैं गोली चला दूंगा। फेलुदा हाथ ऊपर किए खड़े हैं तो वीरेंद्र सान्याल तोपशे को देखता है। तोपशे जो ये सारी कहानी हम लोग को सुना रहा है, तोपशे से वो कहते हैं कि अरे लड़के तुम बड़े कड़े मुंह क्या देख रहे हो, जाओ और फेलुदा की जेब से वो चीज़ निकालो जो मुझे चाहिए। तोपशे समझ नहीं पाता कि आखिर वो क्या चीज़ है जो बार बार वीरेंद्र सान्याल मांग रहा है। तो फेलुदा कहते हैं कि मेरी लेफ्ट जेब में हाथ डालो। जब लेफ्ट जेब में हाथ डालता है तोपशे तो उसकी आंखें चमक जाती हैं, क्योंकि उसके अंदर से वह जो नाना साहब जो काठमांडू से हार चोरी हुआ था, हीरे और मोती का बेहद खूबसूरत हार, वो फेलुदा की जेब से निकलता है। तोपशे समझ नहीं पाता कि ये हार यहाँ कहाँ से आ गया। वीरेंद्र सान्याल की आंखें चमक जाती हैं। वो कहता है कि अब तो हम क्या करेगा वीरेंद्र सान्याल कि सबको ये मार देगा। उसका प्लान होता है और इतनी भयंकर शूटिंग चल रही है, इतनी वहाँ डाकू हैं, गाड़ियाँ हैं, कैमरा रोल है कि एक ट्रेन के डिब्बे के अंदर क्या हो गया किसी को मालूम नहीं पड़ेगा। वो कहता है फेलुदा से, लाल मोहन बाबू और तोपशे से कि तुम तीनों मरने के लिए तैयार हो जाओ, क्योंकि अब मैं तुम तीनों का खून करूँगा। इतनी भीड़ भाड़ है, इतने लोग शूटिंग देखने आए, उसमें मैं कहाँ खो जाऊँगा किसी को पता ही नहीं चलेगा। इन्हीं सब अफरा तफरी के बीच में घोड़े जो थे, जो शूटिंग हो रही थी इस पर डाकू बैठे हैं, वो पहाड़ से उतर रहे हैं। पूरे कंपार्टमेंट में धूल भर चुकी है और खड़ाक से आवाज़ होती है और कोई आदमी अंदर घुसता है। दरअसल वो स्टंट मैन होता है इस मूवी का,
जो फेलुदा का काफ़ी अच्छा दोस्त बन चुका था। फेलुदा ने उसको कह रखा था कि अगर तुम्हें कुछ भी ऐसा लगे कि ट्रेन के डिब्बे में, फर्स्ट क्लास वाले डिब्बे में कुछ गड़बड़ी है, तो तुम शूटिंग के दौरान ही अंदर घुस जाना। वो अंदर घुसता है, तेज़ी से पैर पे मारता है वीरेंद्र सान्याल के। वीरेंद्र सान्याल गिर जाते हैं और फेलुदा तुरंत एकदम फुर्ती से उनके ऊपर बंदूक तान देता है। लेकिन इन सब अफरा तफरी में क्या होता है कि फ़िल्म की शूटिंग रुक जाती है। फ़िल्म की शूटिंग रुकना यानी 30-40 हज़ार का नुकसान। तुरंत डायरेक्टर, प्रोड्यूसर सब आते हैं और गुस्साने लगते हैं उस स्टंट मैन पे और फेलुदा पे कि आखिर यहाँ पर हो क्या रहा है। लेकिन जब वो सारा माजरा समझते हैं तो उनकी आंखें फटी रह जाती हैं। दरअसल ये सारा कन्फ्यूजन स्टार्ट होता है जब लाल मोहन बाबू अपनी किताब में उस बिल्डिंग का नाम शिवाजी कैसल रख देते हैं और बताते हैं कि उस बिल्डिंग में वो स्मगलर रहता है। अब ये जो थे वीरेंद्र सान्याल, ये सच में शिवाजी कैसल की उसी बिल्डिंग के ऊपर ही वाली 17-18वीं माला में रहते थे। उन्हें लगता है कि कैसे एक राइटर को इतना बड़े राज की बात मालूम पड़ गई कि वो एक स्मगलर हैं और उस बिल्डिंग में रहते हैं। इसी बात को जानने के लिए वो मिलने आते हैं लाल मोहन बाबू से। लेकिन जब वीरेंद्र सान्याल मिलते हैं लाल मोहन बाबू से तो समझ जाते हैं कि ये बिल्कुल भोले भाले हैं, नेव हैं और वो इस तरह का जो भी उन्होंने लिखा है ये सिर्फ एक कोइंसिडेंस है। तब उनके मन में एक प्लान सूझता है कि क्यों ना जब वो आई हैं तो इनसे स्मगलिंग करा ली जाए, क्योंकि वो हार जो काठमांडू से आया हुआ है वो कहीं ना कहीं तो स्मगल होके जाना ही है। और लाल मोहन बाबू ईजी शिकार बन जाते हैं वीरेंद्र सान्याल का। जब लाल मोहन बाबू रेड शर्ट वाले आदमी को ये पैकेट देते हैं, तब शायद जब वो डिलीवर करने जा रहा था लिफ्ट से वो पैकेट, तो दूसरे जो इस स्मगलर्स में गैंग होता है, तो शायद दूसरे गैंग का आदमी आ गया होगा वो पैकेट उनसे छीनने के लिए। और इसी अफरा तफरी में जो रेड शर्ट वाला आदमी था उसने मर्डर कर दिया था दूसरे गैंग के उस स्मगलर का। अब खैर वहाँ पर जब ट्रेन रुक जाती है और ये सारी बातें क्लियर होती हैं तो डायरेक्टर, प्रोड्यूसर को बहुत ज़्यादा आश्चर्य होता है कि एक तरह से फेलुदा लोग तो यहाँ पे एक प्लेजर ट्रिप के लिए आए होते हैं और किस तरह से इतनी एडवेंचरस ट्रिप बन चुकी है। तभी एक गाड़ी आके रुकती है, वो पुलिस की गाड़ी होती है। फेलुदा ने पहले ही पुलिस इंस्पेक्टर को इन्फॉर्म कर दिया था कि उन्हें पूरा शक है कि वीरेंद्र सान्याल शूटिंग में आकर ये सब कांड करने वाला है। और वो जो हार था, जो स्मगल होके आया था, वो वापस पुलिस के हाथों में आ जाता है। अरेस्ट कर लिया जाता है वीरेंद्र सान्याल और उसका असिस्टेंट जो रेड शर्ट वाला आदमी था। और इस तरह से ये जो इंटरेस्टिंग सी कहानी थी वो एंड होती है। कहानी बहुत ही मज़ेदार थी। आप लोग को सुनने में कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। अच्छी लगी हो तो इसे एक लाइक ज़रूर करें और सुनते रहें मेरा चैनल। थैंक्स फॉर लिसनिंग। बाय फॉर नाउ।